कूल डूड जी पूछ रहे हैं, आप सभी गुरुजनों को प्रणाम। मोदी जी के प्रति जो तमाम विपक्ष का मनभेद है, मतभेद नहीं, यह मोदी जी की उपलब्धि है या फिर नाकामी? भाऊ। नहीं, ये उपलब्धि है। अगर मैं हमेशा यही देखिए, हमारे मराठी में एक कहावत है, टाकीचे घाव सोसल्याशिवाय देव पण येत नाही। यानी जो पत्थर होता है, शिला होती है, उसको छिन्नी हथौड़े से टोक टोक कर उसमें से मूर्ति निकाली जाती है। अगर उस ये दुखता है वो दुखता है बोलते रहोगे तो मूर्ति नहीं बनेगी। और जब मूर्ति बनती है तो लोग उस पर चढ़ावा चढ़ते हैं, उस मत्था टेकते हैं। तो मैं हमेशा मानता हूं कि ये सब अपोजिशन जो है, मोदी के निंदक है, वो सब उनके शिल्पकार है जिन्होंने मोदी बनाया। मोदी आरएसएस ने नहीं बनाया। मोदी आज अगर भगवान बन गए हैं तो इनकी मूर्ति बनाने में सबसे बड़ा योगदान अगर है तो ये टीकाकार जो है, यूनिवर्सिटी में, जेएनयू में बैठे, पत्रकारिता में बैठे, अपोजिशन में बैठे, ये तो सब मोदी के शिल्पकार है। हाँ, आरएसएस ने एक पत्थर लाके सामने रख दिया, लेकिन उसकी मूर्ति अगर किसने बनाई है तो इन्होंने बनाई है। मोदी को भगवान बना के रखा। नेक्स्ट। विभव पनांडीकर, पत्रम पुष्पम, कीप अप द गुड वर्क। धन्यवाद विभव जी, थैंक यू। कूल डूड, वर्तमान में दक्षिण की राजनीति दलों का क्या दिल्ली की राजनीति में वर्चस्व खत्म होते जा रहा है? अगर हाँ तो यह कितना हानिकारक है भारत के लिए? मैं जवाब किसके लिए हाँ। हो? नहीं, देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता कि लेफ्ट हो या कांग्रेस हो यही अपोजिशन है। कोई अपोजिशन उभर कर आएगा। देखिए, कांग्रेस के लिए कोई अल्टरनेटिव था नहीं। 84 की जो बुरी हालत हो गई सब अपोजिशन की, उसके बाद बीजेपी ने तय किया कि अब हमको 77 की जनता पार्टी या 67 का एसवीडी गवर्नमेंट का जो सिलसिला था, वो लीगेसी आगे लेकर जानी है और हमको ही कांग्रेस को अल्टरनेटिव बनना है। ये फ्रंट या गठबंधन की राजनीति ज्यादा देर नहीं चलेगी और जनता फ्रस्ट्रेट हो गई तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए बीजेपी ने तय किया कि हमको ही कांग्रेस की जगह लेनी है। पूरा एक सिंगल अपोजिशन, टू पार्टी सिस्टम लाना है। इस ढंग से उन्होंने काम शुरू किया। और जब तक, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, राजनाथ सिंह हो, गडकरी हो, प्रमोद महाजन, गोपीनाथ मुंडे, नरेंद्र मोदी, ये जो लीडरशिप आगे आ गई, वो उस वक्त कुछ आरएसएस के लोगों ने तय किया था। और उसको ऐसे कुछ 50 यंग थे उस वक्त, 25 वगैरह उम्र के थे, 25-30 उम्र के, उनको ट्रेंड किया और पॉलिटिक्स में लाया है। मोदी उसमें से एक है, गडकरी भी उसमें से एक है। वसंतराव भागवत करके आरएसएस के बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने ये भूमिका तय की थी और उसके लिए लीडरशिप डेवलप की। और 84 के जो पराजय था, वहां से 96 में एक टप्पा करके सबसे बड़ी बनकर पार्टी उभरी। तो अगर बीजेपी बनती है, अभी बन गए, यानी बीजेपी 80, 70, 80, 60 के दशक की जो कांग्रेस थी, वो आज की बीजेपी है। बीजेपी का अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। अगर कांग्रेस का अल्टरनेटिव खड़ा होता है तो बीजेपी का अल्टरनेटिव खड़ा होगा। ये जो मरे कुचे है, लेफ्ट हो या कांग्रेस हो, उनका ये आउटडेटेड है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दिग्विजय सिंह बोले थे 10 साल पहले कि जिनको राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स में लाया था उनकी एक्सपायरी डेट हो गई है, उनको हटाना चाहिए। लेकिन वो खुद नहीं हट रहे। अब ऐसी एक्सपायरी डेट की दवा बार बार देने से तबीयत सुधरेगी कैसे, मुझे बताइए आप। तो अल्टरनेटिव खड़ा हो जाएगा। वो लेफ्ट होगा या कांग्रेस होगा, बात छोड़ दो, लेकिन कोई ना कोई अल्टरनेटिव बीजेपी के लिए खड़ा होगा, ताकतवर होगा और अच्छा अपोजिशन सामने आएगा। शायद उसके लिए और 10 साल लग जाए। और बहुत संभव है, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि ये अल्टरनेटिव जो है ये बीजेपी के भीतर से भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल। इसमें समय लग सकता है, लेकिन ये बीजेपी के भीतर से भी खड़ा हो सकता है।
जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कूल डूड, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राज्य, राज्य से बड़ा देश, ये क्या बस एक जुमला रह गया है अब मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में? ओंकार जी। चूंकि आपने आज विषय रखा है कि अपोजिशन लव्स मोदी, तो मोदी से प्यार करने वाले तो वो भी हैं जो वाकई मोदी के समर्थक रहे हैं और मोदी को प्यार करते रहे हैं, जिन्होंने मोदी को 2024 और 2019 में प्राइम मिनिस्टर बनाया है और मोदी की नीतियों, मोदी के कार्यक्रमों, उनके फैसलों पर तालियां बजाई हैं। तालियां ही नहीं बजाई हैं बल्कि प्रशस्ति भी की है खूब जम करके। और अभी किस संदर्भ में वो कह रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन इधर कुछ तो चीजें हुई हैं, कुछ तो कमियां रही हैं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। कुछ तो वजह हैं और इस पर कहीं ना कहीं मंथन होना चाहिए, सत्ता पक्ष में भी होना चाहिए, नरेंद्र मोदी के स्तर पर भी होना चाहिए कि अगर कोई एक वर्ग जो उनको सपोर्ट करता रहा है, जो उनके साथ खड़ा रहा है, जो उनकी प्रशस्ति करता रहा है, वो एनॉयड सा क्यों दिखाई दे रहा है, नाराज क्यों दिखाई दे रहा है, इस पर कहीं ना कहीं उनके लिए विचार का एक बिंदु तो है। नेक्स्ट, अतुल पटेल जी, धन्यवाद आपको। कूल डूड फिर से पूछ रहे हैं, इसराइल में जब पैलेस्टीन की बात होती है तो दोनों मुख्य राजनीतिक दल लेबर और लिकुड एक सुर में बात करते हैं। क्या भारत में ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान चाइना के संदर्भ में? भाऊ। बिल्कुल कर सकते हैं, जो इसीलिए तो मैंने बोला ना कि जिसको देश से कमिटमेंट है, ऐसा विरोधी दल उभरेगा, या तो बीजेपी से निकल कर आएगा या और कहीं से भी आ सकता है। लेकिन आज के जो लेफ्ट है या कांग्रेस है या जो कुछ अल्टरनेटिव बोला जा रहा है, ये तो आउटडेटेड हो गए। इनको खत्म करके ही नया दल उभरेगा। देखिए, ये समाजवादी पार्टी हो, जनता दल हो, जो जो कुछ छोटे छोटे दल खुद को सेक्युलर मानते, इन्होंने तो मरने वाली कांग्रेस बचा के रखी है। इसलिए हमको लगता है कि ये कांग्रेस ही अल्टरनेटिव है। कांग्रेस अल्टरनेटिव नहीं है, कांग्रेस आउटडेटेड है। इसमें से किसी दल को ये नई सोच लेकर खड़ा होना पड़ेगा। जब जनता पार्टी, जनता दल, ये सब एक्सपेरिमेंट होते रहे, उससे कुछ निकलने वाला नहीं है। एसवीडी गवर्नमेंट या जनता पार्टी का एक्सपेरिमेंट अब भूलना चाहिए। ये तय करके बीजेपी अल्टरनेटिव करके खड़ी हुई थी। लेकिन दुर्दैव की ये बात है कि कांग्रेस के पास कोई ओरिजिनल लीडर बची ही नहीं, लीडरशिप। इसलिए कांग्रेस कोलैप्स हो गई और बीजेपी यही मेनलाइन पार्टी बन गई है। तो बीजेपी के लिए कोई अल्टरनेटिव यानी अपोजिशन खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस या लेफ्ट ये अल्टरनेटिव नहीं है, अपोजिशन नहीं है। अब जो बचा कुचा अपोजिशन है वो इंटेलेक्चुअल क्लास में है, मीडिया में है, उनको ये खड़ा करना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बात और समझनी चाहिए, इंटेलेक्चुअल क्लास जो होता है वो किसी के भी खिलाफ ही होता है। उसको रिवॉल्यूशन चाहिए, क्रांति चाहिए। लेकिन जब क्रांति आते हुए देखते हैं लोग, ये सबसे पहले डरे हुए होते, ये सबसे पहले भाग जाते, ये सबसे पहले भाग जाते और फिर से दुखी होते। तो ये बात नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि किसी ना किसी छोटी पार्टी को या किसी से अलग हुए एक धड़े को बीजेपी का अल्टरनेटिव होकर खड़ा होना पड़ेगा। आपने जैसे ओंकार जी बोले कि शायद बीजेपी से कोई निकल आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जो अभी हम देख रहे हैं, इसमें से कोई भी अपोजिशन नहीं होगा। जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, इसमें से कोई भी बीजेपी या मोदी के लिए अल्टरनेटिव बन नहीं सकता, क्योंकि दे आर ऑल आउटडेटेड, उनकी एक्सपायरी डेट हो चुकी है। नेक्स्ट, योगेश शर्मा, भाऊ आपका व्यू प्लीज। एक, मोदी जी 75 की उम्र के बाद क्या रिटायरमेंट लेंगे?
कि मोदी जी के बाद योगी, गडकरी, शाह, हु कैन बी दी बेस्ट पीएम? फडणवीस को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, देखिए, मैं इसलिए मोदी जी को मानता हूँ कि 30 साल में अडवाणी ने सेकंड रैंक लीडरशिप डेवलप नहीं की। अडवाणी की सब राजनीति आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको खुद की भी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, इनको इन्होंने वर्किंग कमेटी में रखा या सेकंड रैंक लीडरशिप में रखा, जिनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, जिनकी किसी स्टेट पर कोई कब्जा नहीं है। अगर मोदी जैसा अल्टरनेटिव आगे नहीं आता तो आज भी बीजेपी की हालत बहुत बुरी हो जाती। यानी कि एक तरीके से अडवाणी ने भी खुद को चैलेंज ना हो ऐसी ही सेकंड रैंक लीडरशिप बनाई थी, लेकिन मोदी जी ने अपनी लोकप्रियता, पॉपुलरिटी का इस्तेमाल करके सेकंड रैंक लीडरशिप बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम शाह देखते हैं, योगी देखते हैं, धर्मेंद्र प्रधान हो, फडणवीस हो, ऐसे बहुत सारे अल्टरनेटिव खड़े किए जो अभी भी 40-50 की उम्र के हैं, उसमें वो लीडरशिप डेवलप कर रहे। यानी आज ना कल मुझे निकलना है तो मेरे पीछे पार्टी चलाने वाले चाहिए। जिस ढंग से उन्होंने नड्डा को आगे किया है, फडणवीस को किया है, देखिए फडणवीस पर उन्होंने, हाँ नहीं, फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर रहेगा, नहीं तो महाराष्ट्र की सत्ता नहीं तो चलेगा, लेकिन फडणवीस को नहीं बदलूंगा। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो फडणवीस को लीडर कायम रखने के लिए हुआ है। तो ये जो मोदी जी की कमिटमेंट है नेक्स्ट जनरेशन लीडरशिप कल्टीवेट करने की, उसको बहुत महत्व है। और 75 के बाद निकलेंगे कि नहीं मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अपने बाद की लीडरशिप मोदी ने डेवलप की है। नेक्स्ट, योगेश शर्मा भाऊ, हेमंत विश्व शर्मा के जो राजनीतिक विचार हैं और जो उनके क्रियाकलाप हैं और निर्णय हैं असम में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, उनको भी लाया गया, वो निष्ठा से 5 साल रहे, उसके बाद उनको चीफ मिनिस्टरशिप दी है। कर्नाटक में बोम्मई जो ओरिजिनल बीजेपी आरएसएस वाले नहीं है, उनको भी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। तो बीजेपी अपना घेरा जो है, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ा रही है और पॉलिटिकली भी बढ़ा रही है कि भाई आ जाओ, लेकिन हमारी विचारधारा से चलना है और चलते हो ये दिखाना भी पड़ेगा, तब जाके आपको चांस मिल सकता है। हेमंत विश्व शर्मा और बोम्मई ये उसके दो बड़े उदाहरण हैं। तो बीजेपी जिस ढंग से बढ़ रही है, तो कल आगे चलकर द्रविड़ डीएमके से या द्रविड़ मूवमेंट से कुछ लोग आ सकते हैं, आंध्र से, केरल से लोग आते जाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी देखते हैं तो उसकी जो लीगेसी है वो गांधी जी की है, 100 साल पुरानी है। बीजेपी की लीगेसी तो 50 साल पुरानी है। तो मोदी जी वो लीगेसी बनाना चाहते कि जो आगे चलकर जो लीडरशिप बना रहे, वो लीडरशिप अगले 35-25 साल कम से कम चलेगी, उस ढंग से वो लीडरशिप डेवलप कर रहे। नेक्स्ट, कूल डूड, वर्तमान में भारतीय राजनीति के सभी दलों में बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, टीएमसी में चाटुकारिता अपनी चरम सीमा पर है और इन सभी दलों में सर्वे सर्वा को कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। ओंकार जी। बात तो सही है। आप भारतीय जनता पार्टी को भी देख लो, भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी या अमित शाह को कौन चैलेंज कर सकता है? कोई चैलेंज नहीं करता है। और कांग्रेस में तो जो चैलेंज करने की हिमाकत करता है उसका क्या बन जाता है अभी हमने पंजाब में देख लिया है। क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मन से चल रहे थे, थोड़ा रीढ़ सीधी करके बैठे हुए थे, झुक नहीं रहे थे, उनकी बात सुन नहीं रहे थे, तो उनका क्या हुआ है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों में, अलग अलग क्षेत्रीय दलों में, अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें। और ये अगेन मैं यही कहूँगा कि ये डेमोक्रेसी के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। देखिए, एक मिनिमम डिसिप्लिन पार्टी में होना चाहिए। जिसको हमने लीडर चुना है उसका एक सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा, एक उसकी मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। वो अगर कोई दिशा निर्देश दे रहे हैं, कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं, उसको
फलीभूत करने के लिए अपना जो योगदान हो सकता है वो देना चाहिए। लेकिन सार्वजनिक मंचों पर अगर कोई क्रिटिसाइज करने लगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी आप देखते होंगे, राज्यसभा के मेंबर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, किस किस तरह के कमेंट करते रहते हैं समय असमय। तो अभी तो वो इसको, गवर्नर है सत्यपाल मलिक, वो गवर्नर होके भी चालू है। हाँ, तो मतलब जो एक मिनिमम एक अनुशासन होता है पार्टी का, और मतलब इतने सीनियर लोग हैं, सत्यपाल मलिक कहाँ-कहाँ नहीं भटके हैं, किन-किन दलों में नहीं रहे हैं, और वो राज्यपाल अगर बने हैं तो इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने उनको राज्यपाल बनाया है, वरना तो एक कोने में पड़े हुए थे। हमारे तो मित्र हैं वो, हमारी घंटों-घंटों क्लैरेजिस होटल में बातें होती थी यहाँ लोधी स्टेट के पास बैठ कर के, जब मैं नेशनल ब्यूरो में था अमर उजाला के। तो हमारे इलाके के हैं, मेरठ जिले के को ही बिलोंग करते हैं, और अब तो खैर वो बागपत जिले में चला गया उनका हिसावदा गाँव। तो मेरठ कॉलेज के स्टूडेंट लीडर रहे हैं, जहाँ हमने भी ग्रेजुएशन किया है। तो सत्यपाल मलिक को या सुब्रमण्यम स्वामी, ऐसे और 2-4 नाम हैं, इनको एक्चुअल में कुछ गलतफ़हमी हो गई है या कुछ वो किन्हीं कारणों से परेशान हैं, नाराज़ हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है किसी भी पार्टी की लीडरशिप को क्रिटिसाइज़ करने का या उनकी नीतियों को क्रिटिसाइज़ करने का। अब परसों का जो इनका बयान था कि साहब जब तक मैं श्रीनगर में बैठा हुआ था, 50-100 किलोमीटर तक भी आतंकवादी श्रीनगर के फटकते नहीं थे। मतलब इससे ज़्यादा बकवास बयान कोई हो नहीं सकता है। उस समय भी आतंकवादी वारदातें हो रही थी। सतपाल मलिक जब राज्यपाल थे, उस समय क्या वारदातें नहीं हुई हैं जम्मू कश्मीर में? तो श्रीनगर ही क्यों, पूरे जम्मू कश्मीर में ही नहीं फटकना चाहिए था उनको। लेकिन कुछ ना कुछ इस तरह की बातें जब होती हैं, तब इस तरह के हालात पैदा होते हैं जिनकी तरफ जो है वो चर्चा कर रहे हैं कोल्ड-वुड। अधिकांश लोग तो ठीक है, वही परिक्रमावादी ही होते हैं, और सब दलों में अब ये रोग लग गया है। लोगों को पता है कि भई आप कॉर्निश करेंगे, नमस्कार करेंगे, हाज़िरी लगाएँगे, तो जो टॉप लीडरशिप है उसकी निगाहों में भी रहेंगे, और निगाहों में रहेंगे तो कभी न कभी उनको याद आ जाएगी। हाँ, स्वस्थ अगर आलोचना करें, वो समझ में आती है, वो स्वीकार्य भी है, लेकिन वो सही मंच पर होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर या मीडिया में नहीं होनी चाहिए। जब आप लीडरशिप से मिलें, आप बता दीजिए, आप उनको चिट्ठी लिख दीजिए, गोपनीय चिट्ठी लिख दीजिए। लेकिन अगर आप सार्वजनिक तौर पर इस तरह की बयानबाज़ी कर रहे हैं, तो आपका जो मकसद है, आपका जो हेतु है, वो कुछ और है। लेकिन इसमें एक फर्क मैं भी बोल दूंगा कि यशवंत सिन्हा वो या शत्रुघ्न सिन्हा वो उनको पार्टी से तो नहीं निकाला गया था, वो तो कांग्रेस की स्टेज पर जाकर वो बोलते थे, लेकिन उनको नहीं हटाया गया था। एक बात होती है कि चाटुकारिता अलग होती है और टीका अलग होती है। आप गलती दिखाने के लिए टीका होती है, लेकिन आपको कुछ मिला नहीं इसलिए आप जब बातें करते हो। और दूसरी बात मैं मानता हूं कि अगर मोदी और अमित शाह इन्होंने पार्टी को बहुमत में लाया है तो एजेंडा उनका होगा, स्वामी का नहीं होगा। स्वामी अपना एजेंडा लेकर पार्टी आगे लेकर जा सकते हैं, वो खुद की पार्टी बनाए, कोई बात नहीं। लेकिन आप चुनकर लाओ, तो ये तो राहुल गांधी की बात हो गई कि भैया अमरिंदर सिंह को मेजोरिटी लानी चाहिए और मैं तो सिद्धू को बिठाऊंगा, या सचिन पायलट पार्टी के लिए काम करेंगे और हम अशोक गहलोत को लाकर बैठा देंगे। ये तो बात नहीं होती। आपको अब हम सचिन पायलट पर अन्याय इसलिए हुआ है कि उसने कुछ करके दिखाया था, तो ये बातें मुझे गलत लगती है कि ऐसा मैं नहीं मानता कि बीजेपी में चाटुकारिता करने वाले कम नहीं है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलता। देखिए हमें गडकरी और मोदी में नहीं बनती, हमें मालूम है, हम महाराष्ट्र के, फिर भी उनकी उपयोगिता हम देखें तो उनको पार्टी में रखा है, बहुत अच्छा उनको काम करने दिया है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। गडकरी जिस ढंग से बयान करते हैं उसमें तो उनकी नाराजगी दिखाई देती है, दिखाई देती है। वो कांग्रेस में नहीं चलता, लेकिन उनकी जो कुशलता है या उनकी जो क्षमता है उसका इस्तेमाल
देश के लिए और पार्टी के लिए होता है तो उनको पार्टी में रखा है, उनको पद पर रखा है। ये भी हमें चाटुकारिता का मतलब भी समझना जरूरी है। अगर चाटुकारिता करते हो नालायक को बिठा दिया तो वो तरीका अलग है जो मुझे मोदी की समय में नहीं दिखाई देता। नेक्स्ट, नीरज शर्मा, एक हिंदू पार्टी आनी चाहिए जो कम से कम विपक्ष में रह के भी इनसे हिंदू हितों पर सवाल तो करे। ओंकार जी, आप भी यही कह रहे हैं कि संभवतः बीजेपी से ही निकलेगी कोई पार्टी? नहीं, मैंने इसीलिए कहा है, मैंने ये बात भी इसीलिए कही थी कि एक वर्ग है जो इस समय मोदी से नाराज है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से सवाल खड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं हैं, कुछ मर्यादा है, कुछ गरिमा है। अगर उसी तरीके से वो भी एक्ट करने लगें जिस तरीके से विपक्ष के कुछ नेता कर रहे हैं या मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो फिर उनमें और इनकी राजनीति में फर्क नहीं रह जाएगा। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो ये चीजें समझने और मानने को तैयार नहीं है। उसको तो एक्शन चाहिए था उस समय जब हम सोशल मीडिया पर सिर से, चेहरे से खून टपकते हुए चेहरे देख रहे थे, जिनको मारा जा रहा था, जिनको काटा जा रहा था, जिनके घरों में लूट-पाट की जा रही थी, जिनकी महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाले जा रहे थे, वो भयावह चेहरे थे। और आने वाले कल के लिए बहुत वो हमारे लिए दुःस्वप्न हो सकता है। वो वैसे ही चेहरे थे, वैसा ही घटना काल था वो, जैसा 1947 का हम पढ़ते हैं। जब विभाजन हुआ था, उससे पहले जो कुछ हुआ था बंगाल में या पंजाब में, लगभग वैसे ही हालात बना दिए गए थे। तो ऐसे में जो केंद्र में बैठे हुए हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो कुछ ऐसा एक्शन करते हुए दिखाई दें। आप एक्शन नहीं भी कर रहे थे, तो कम से कम आपको बयान देने चाहिए थे उस समय। बयान दे कर के आपको इस तरह की चीज़ों की निंदा करनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था, जिससे लोगों में जो नाराज़गी दिखाई जा रही है, दिखाई दे रही है, वो अब सामने नहीं आती। और इसीलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं, जो नीरज शर्मा ने भी उठाया है कि क्या एक हिंदू पार्टी की ज़रूरत नहीं है? तो इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत संभव है, अभी नहीं तो कुछ आगे चल कर के कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर से ही एक विकल्प खड़ा ना हो जाए। बिल्कुल, मैं इसको नेक्स्ट, थोड़ा जोड़कर बात करूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं मुझे मालूम नहीं, आप बोलते हो मुझे भी मंजूर है। ऐसे अगर 50 लाख लोग हैं तो मैं इनको रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जम्मू कश्मीर खुल गया है, वहां जाके स्टेबल हो जाए, डेमोग्राफी चेंज करे, उसके बाद तो कौन कश्मीर में जम्मू किसको कश्मीर पे तो मारता फिर है। कभी बात करेंगे। वहां जिस तरह का कार्यक्रम हो रहे हैं, मनोज सिन्हा नहीं जी कर रहे नहीं हैं, नहीं नहीं, वो मैं मैं आपको भाई बहुत, बताऊंगा सीक्रेट, यहाँ सबके सामने नहीं बताऊंगा, तो आप भी हाँ हैरान रह जाएंगे कि हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ हाँ, नेक्स्ट, योगेश्वर बिष्ट, please give insight on future of Kashmir and so many mini Kashmiris across India. How will our neighbor country condition unfold? पाकिस्तान में क्या होगा ये पूछ रहे हैं ये। पाकिस्तान में हमारे परिप्रेक्ष्य में क्या होगा, तो बताइए। पाकिस्तान की हालत तो अभी कांग्रेस जैसी हो गई है। यानी कांग्रेस, उन्होंने जेएनयू के सब स्टूडेंट है उनको आउटसोर्स किए, तो वैसे ही पाकिस्तान का गवर्नमेंट और आर्मी है, उन्होंने जैश और तोयबा को आउटसोर्स किया है, सब तालिबान वगैरह लोगों को। तो हालत क्या होनी है, आहिस्ता आहिस्ता वो भी अफगानिस्तान बन जाएगा ऐसा मुझे लगता है। हाँ, और वो जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो तो उसको चाहता ही है कि वो बने हाँ बिल्कुल। अफगानिस्तान जैसा। वो तो उसका डूरंड एजेंडा है, लाइन वो तो डूरंड लाइन को नहीं मानता। डूरंड लाइन को भी नहीं मानता। हम्म। तो वहाँ तो अभी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी, आगे आगे देखिए होता है क्या। नेक्स्ट, शैलेंद्र गुप्ता जी, धन्यवाद आपको। डोंट यू थिंक मोदी जी शुड स्टार्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस? हाँ, ये बताइए साहब, क्या मोदी जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ओंकार जी?
प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं, इस पर थोड़ा हमें मंथन करना चाहिए। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे भी तो क्या हो जाएगा, जरा ये भी सोचिए। बहुत प्रियंका गांधी बहुत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ना अभी, कैसी लगी आपको? अब मैं ये मैं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए लगातार हंगामा खड़ा करते रहते हैं, सवाल खड़े करते रहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? दो और जो उन मेरे हाँ, दो क्या? बिल्कुल। और तो मोदी पर आप सवाल खड़े क्यों कर रहे हैं? दूसरी बात ये है कि एक तबका जो लुटियन जोन मीडिया का है, वो जो नरेंद्र मोदी से बेहद मोहब्बत करता है, उसके भीतर से ये चीजें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं कि काश प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर के जरा कुछ ऐसे उल्टे सीधे सवाल करना शुरू करें, फिर गुजरात पर उनसे सवाल करना शुरू करें, फिर 2002 पर हम सवाल करें, फिर से उनको जो है कटघरे में खड़ा करें, फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी को बदनाम करें, क्योंकि उनको तो ख्याति मिल रही है, हर फ्रंट पर उनको कामयाबी मिलती दिखाई दे रही है, उनका सम्मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है। तो इनके भीतर ये जो अंदर की परेशानी है, जो इनकी पीड़ा है, वो निकल कर के सामने आ रही है। हमने तो देखा है ना, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन अलग-अलग मौकों पर उनसे बहुत तल्ख सवाल वाले इंटरव्यूज किए गए हैं और अप्रिय लगने वाले सवालों के भी बहुत सहज होकर के उन्होंने जवाब दिए हैं। तो उससे क्या इनको संतुष्टि का भाव नहीं आता है? इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस ही चाहिए। वहां पर उसी तरह के प्रश्नों की बौछार चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर उनको जो है सुर्खियां बनाने का इनको मौका चाहिए। वो तो नहीं देंगे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो बहुत पहले कहा था, तो सब न्यूज़ ट्रेडर हैं। जिस दिन ये वाकई न्यूज़ रिपोर्टर बन जाएंगे, उस दिन शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। जब तक न्यूज़ ट्रेडर है, तब तक क्या करने की आवश्यकता है? जी जी। इससे तो मैं भी सहमत हूँ, मुझे नहीं लगता इसकी कोई उपयोगिता है। नेक्स्ट। अरे जिस जिस जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो होता है कि भाई हमको कुछ दुनिया को बताना है, इसलिए अगर उस समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का जमाना शुरू हो गया, उस वक्त हमको जो बताना था वो लोगों तक देने वाले पत्रकार थे, मीडिया था। अब सोशल मीडिया आ गया, मैं लिख देता हूँ, वो छप दीजिए, काम खत्म। जो आपको सवाल पूछने आप पूछते रहो, मुझे कुछ याद आ गया तो मैं ट्विटर पर मोदी बोल देते, सवाल जवाब हो गए। प्रेस से अलग क्यों बैठना है? आप कौन लग शंकराचार्य बन गए प्रेस के कि आप सवाल पूछेंगे वही जनता के होंगे? जनता पूछ रही है सोशल मीडिया में, मोदी जी सोशल मीडिया में मन की बात के सवाल के जवाब देते हैं। आप कौन होते? आपको कोई मानता ही नहीं है आजकल। तो प्रेस ही नहीं रहा तो उसकी कॉन्फ्रेंस क्यों लेनी है? भाव उनके फ्रस्ट्रेशन की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बिल्कुल वो मुझे लोग हैं ये वो लोग हैं जो प्रधानमंत्रियों के साथ विमान में बारात की तरह चढ़ के जाते थे और मालूम। जैसे ही टेक ऑफ के बाद विमान सीधा होता था, बोतलें खुल जाती थी। और जब ये विदेशों में जाकर के उतरते थे, लैंड करने के बाद होटल में जब ये चेक इन करते थे, तो इनको डॉलर्स के लिफाफे मिल जाते थे खर्च करने के लिए। उनकी पीड़ा आप नहीं समझ सकते हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बरखा दत्त ने लिखा था कि टिकट का पैसा हमारे पास से ले लो, ट्विटर पर लिखा था। टिकट का खर्चा भी दे देंगे लेकिन हमको साथ तो लेके जाओ। ये बरखा दत्त ने ट्विटर पर लिखा था ना। तो उनकी पीड़ा मैं समझता हूँ। ये इनका जो आग्रह है, वो बोल रहे हैं कि यार ये लड़की बलात्कार क्यों नहीं करने देती, रेप करने में कोऑपरेशन क्यों नहीं करती, ये बलात्कार का सामना क्यों नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये सवाल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। बिल्कुल। इनको कोई सभ्यता से सवाल पूछने बिल्कुल नहीं। इनको मोदी को ह्यूमिलिएट करना है और मोदी एग्जैक्टली उसमें कोऑपरेट नहीं करते। एग्जैक्टली। आपने एटलस श्रक पढ़ा होगा, तो उसमें वो रियर्डन वही बोलता है ना, मैं आपका आपने जो मेरे मुझ पर
केस डाला है उसमें मैं कोऑपरेट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको मेरे ह्यूमिलिएशन में मेरा कोऑपरेशन चाहिए तो मैं नहीं दूंगा। सिर्फ वही जवाब मोदी का भी है। नेक्स्ट, भाऊ जी आपके हिंदी कब आएंगे? भाऊ के तो हिंदी में आ रहे हैं वीडियो। नहीं, मैंने कुछ घर में थोड़ी तकलीफ है, 15-20 दिन में फिर से शुरू कर दूंगा, मुझे सहूलियत नहीं मिल रही टाइम की। नेक्स्ट, चेत अनुचितं वदामि तर्हि क्षम्यतां परम मे मनसि संशयः न जनिष्यते चेत अस्माभिः ज्ञास्यते यदि इस्लामस्य नूतनः खलीफा CIA। क्या इस्लाम का नवीनतम खलीफा CIA है? ये तो क्या, ये तो हमें भी नहीं पता, इसलिए हम पता करके बताएंगे आपको। नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न समाप्त होते हैं। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद, भाऊ को धन्यवाद, ओंकार जी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't